सुप्रभात। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी का ग्रीष्म अवकाश बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, इस ग्रीष्म अवकाश में आपको विद्यालय की ओर से गृह कार्य भी दिया गया था। आप सभी ने उस गृह कार्य को पूर्ण किया भी है, लेकिन आप में से कुछ छात्र शायद ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। तो बच्चों, आप 1 या 2 दिन के अंदर अपने गृह कार्य को पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अब आपसे आपका ग्रीष्मावकाश गृह कार्य लेने वाली हूँ। आप सभी को मालूम है, आपके गृह कार्य के आपको अंक दिए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के अंकों के साथ जोड़े जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई? आपको अपना गृह कार्य बहुत जल्दी पूरा करना है। और अब बच्चों, हमारी अब पढ़ाई दोबारा से शुरू होती है। अवकाश के बाद अब दोबारा से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे क्लास शब्द रचना, हिंदी व्याकरण पुस्तक में से पाठ 3 शब्द रचना। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास बुक्स तो हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं आई हैं, वो अपनी बुक्स विद्यालय से जाकर ले सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का रुकावट ना आए। ठीक है क्लास? तो अब हम अपनी आज का पाठ 3 शब्द विचार आरंभ करते हैं। बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया, हम पाठ 3 शब्द विचार आरंभ कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी बात कहने के लिए भाषा की, है ना, भाषा की आवश्यकता होती है। और कोई भी भाषा कैसे बनती है? भाषा बनती है शब्दों के मेल से। किसके मेल से? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है? और वाक्यों के द्वारा ही हम अपनी भाषा बोलचाल कर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि शब्द बनता है वर्णों के मेल से। और वर्णों के मेल को, है ना, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द लेते हैं क म ल। यदि आप क म ल अलग अलग लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं आएगा, लेकिन जब क म और ल को आप एक साथ मिलाकर लिखेंगे तब अर्थ आएगा कमल। तो यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। आज के इस पाठ में हम यही सीखेंगे। मैं आज आपको एक गतिविधि भी करवाऊंगी और आपको घर से करने के लिए भी एक गतिविधि दूंगी। तो आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि मैं आपको आज क्या करवाना चाह रही हूँ। ठीक है क्लास? अब मैं आगे का पाठ आरंभ करती हूँ। बीच में ही मैं आपको वह गतिविधि करवाऊंगी। चलिए आरंभ करते हैं पाठ 3, जिसका नाम है शब्द विचार। इस पाठ के बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि इस पाठ में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है क्लास? इस पाठ से आप सीखेंगे स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। क्या सीखेंगे आप? स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है? तो अब मैं आपको पाठ का आरंभ करवाती हूँ। क्लास, हमारे पाठ का नाम है शब्द विचार। हम सभी जानते हैं कि अपनी बात को कहने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, तथा शब्द बनते हैं बच्चों वर्णों के सार्थक मेल से।
यहाँ देखिए आपके पास एक उदाहरण दिया गया है। हमारी गाय का नाम गौरा है। देखिए यहाँ पर 6 शब्द दिए गए हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है और ये सभी शब्द एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है इन शब्दों के वर्णों के स्थान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो गाय का हो जाएगा यगा और गौरा का हो जाएगा रागो। जो वर्णों का मेल तो कहलाएगा लेकिन उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा। अतः ध्वनि समूहों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आप यही बताएंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। अब बारी आती है बच्चों शब्द और पद की। शब्द तो आपको समझ में आ गया, अब पद क्या होता है? देखिए शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होता है तो वे पद कहलाते हैं। शब्द कौन से हुए? सार्थक शब्द जिनका अर्थ हुआ। जब वे शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। यदि उपसर्ग लग जाए, लिंग, वचन, प्रत्यय, कारक, इनके कारण इनके रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, फिर आता है लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, और फिर अगला उदाहरण है लड़कों ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर आप समझ गए ना, वचन में अंतर आ रहा है। लड़का शब्द है और वचन के कारण इसका रूप अलग अलग हो गए हैं। तो पद क्या होते हैं? जो शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वे पद कहलाते हैं और इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक इनके कारण परिवर्तन हो जाता है। अब आती है बारी शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 4 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उस शब्द का जन्म किस प्रकार और कहाँ से हुआ है। दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हम सभी को पता है कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है, यानी कि एक विशाल भाषा है और इसका शब्दकोश और भी विशाल है जिसमें अनेक प्रकार के शब्द हैं। बहुत शब्द हैं हिंदी शब्दकोश में। हिंदी शब्दकोश की समृद्धि का कारण उसका लचीलापन है। इस भाषा का लचीलापन हिंदी की विशेषता है कि इसने कई भाषाओं के शब्दों को बड़ी ही सरलता से अपना लिया है। अनेक भाषाएं हिंदी के साथ मिल गई हैं क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, इसलिए बच्चों इसमें संस्कृत के शब्दों का तो बाहुल्य है ही, यानी कि अधिकांश शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन उसके अलावा बच्चों अरबी, फारसी और यूरोपियन भाषाओं के शब्दों का भी इसमें शामिल किया गया है ना। ये सब भाषा के संपर्क में आए और इन शब्दों को शामिल किया गया हिंदी भाषा में। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को
5 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हुए बच्चों? 5 प्रकार के 5 वर्ग हुए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द तथा संकर शब्द। आज के इस वीडियो में हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी भी है, वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। फिर हम तत्सम और तद्भव शब्दों के उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। मैं एक गतिविधि आपके सामने करना चाहती हूँ, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दिखाते हुए। स्रोत के आधार पर बच्चों शब्द होते हैं 2 प्रकार के, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। स्रोत के आधार पर मैंने आपके लिए गतिविधि तैयार करी है, जिसमें मैंने ये फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। इसमें मैंने तत्सम और तद्भव 2 रूप लिखे हैं। जैसे देखिए, तत्सम शब्द है स्वर्ण और उसका तद्भव रूप हुआ सोना। ठीक है। इसी प्रकार अग्नि यानी कि आग, अग्नि इसका तत्सम रूप है और आग तद्भव रूप। फिर आता है कर्ण, कर्ण को हम क्या कहते हैं? कान। तो कर्ण है तत्सम रूप और कान है तद्भव रूप। पीत, पीला, पीत तत्सम रूप और पीला तद्भव रूप। फिर है अंधकार, अंधेरा, अंधकार कौन सा रूप हुआ? तत्सम और अंधकार हुआ तद्भव रूप। फिर आता है छिद्र और छेद, छिद्र और छेद यानी कि होल। ठीक है। छिद्र हुआ तत्सम रूप और छेद हुआ तद्भव। उसके बाद है बच्चों सूर्य और सूरज। तो सूर्य कौन सा रूप हुआ? तत्सम रूप और सूरज हुआ तद्भव रूप। फिर है अक्षी, अक्षी को क्या कहते हैं हम? आँख। तो अक्षी और अक्षी हुआ तत्सम रूप और आँख हुआ तद्भव रूप। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए तत्सम और तद्भव की एक छोटी सी एक्टिविटी तैयार करी थी। आप इसी तरह की एक्टिविटी देशज शब्दों के लिए भी कर सकते हैं, विदेशी शब्द के लिए भी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको इसे तत्सम तद्भव शब्दों को विस्तार से अब आगे समझाती हूँ। ठीक है क्लास? तो बच्चों, आपने गतिविधि के माध्यम से भी सीखा कि संस्कृत जो है सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हिंदी में प्रयोग होने वाले अधिकांश शब्दों का मूल संस्कृत ही है। ध्यान देंगे, जो हमारी हिंदी भाषा है उसका मूल संस्कृत ही है। हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। तो हम तत्सम शब्द के बारे में क्या कहेंगे? हम यह कहेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के जो शब्द आए हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, पुत्र, क्रोध, कार्य, मृत्यु, धैर्य, क्षेत्र, पक्षी इत्यादि। ये सब क्या हुए? ये तत्सम शब्द हुए। और तत्सम शब्द हिंदी भाषा में सेम टू सेम प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा के समान। ठीक है। अब आपको मैं करवा, तो अब हम करेंगे, आपने तत्सम शब्द सीखे, अब आप देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होता है, वे तद्भव शब्द
कहलाते हैं। देखिए जैसे कृषक से क्या बना, किसान, दुग्ध से दूध, चंद्र से चांद, जिह्वा से जीभ इत्यादि। ये सब क्या है, तत्सम से तद्भव रूप शब्दों का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में तत्सम और तद्भव की संख्या सबसे अधिक है। अभी बताया ना आपको कि संस्कृत भाषा ही हिंदी की जननी है, तो संस्कृत के शब्दों का भी बहुत बाहुल्य है। अब देखते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। अभी आपको फ्लैश कार्ड में भी दिखाया था मैंने। देखिए, अंधकार अंधेरा, अम्बा अम्मा, अक्षी आँख, अग्र आगे, अग्नि आग, इक्षु ईख जिसे आप गन्ना भी बोलते हैं, अश्रु आंसू, अष्ट आठ, आश्चर्य अचरज हैरानी, है ना, आश्चर्य आसरा, उज्ज्वल उजला, उष्ट्र ऊंट, कपाट किवाड़, कर्ण कान, कर्म काम, कार्य काज, स्वप्न सपना। फिर है छिद्र छेद, दंत दांत, दधी दही, नासिका नौका, नौका नासिका का नाक, नौका नाव, पीत पीला, मयूर मोर, मस्तक माथा, मुख मुंह, मृत्यु मौत, रात्रि रात, लज्जा लाज, वृद्ध बूढ़ा, श्वास सांस, शाक साग, शुष्क सूखा, श्रावण सावन, बोलते हैं ना श्रावण मास, काष्ठ काठ लकड़ी, कूप कुआं, कोकिल कोयल, गर्दर्भ गधा, गृह घर, घृत घी, चंद्र चांद, चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, सज्जा साज, सत्य सच, सर्प सांप, स्वर्ण सोना, सूर्य सूरज, सौभाग्य सुहाग, हरित हरा, हस्त और हाथ। ठीक है, ये हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े हैं जो कि आपके बुक में भी दिए गए हैं। तो आपको इन शब्दों को बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद करना है। ठीक है, तो आज आपने पाठ में पढ़ा है, शब्द विचार पाठ में आपने शब्द और पद के बारे में पढ़ा, शब्दों का वर्गीकरण करा और स्रोत के आधार पर आपने शब्दों के दो भेद पढ़े, तत्सम और तद्भव। अब आप बच्चों अब आप देखिए, आपके लिए एक गतिविधि तैयार की गई है। अभी मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स के द्वारा एक गतिविधि करके दिखाई। अब बच्चों आपको भी क्या करना है, अपनी पुस्तिका में आंसर यानी कि नोटबुक में स्रोत के आधार पर आप शब्दों को लिखेंगे व उनको रंग बिरंगा सजाएंगे, अर्थात आप कलरफुल वर्क करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कलरफुल शीट लीजिए, जैसे मैं आपको एक्टिविटीज़ में करवाती हूँ, लाइंस वाली शीट लीजिए और उस पर कलरफुल डेकोरेटिव वे में आप अपनी इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे। कलरफुल आप इन वर्ड्स को लिखेंगे। कोई अगर छोटी छोटी पिक्चर्स बनाकर भी आप इनका अंतर दिखाना चाहते हैं तो आप बीच बीच में वो भी दिखा सकते हैं, पर आपका वर्क बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और ये आपको मालूम है, सारी एक्टिविटीज़ के आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। क्लास और अब ये है आपका होमवर्क। आपका आज का गृह कार्य है कि जितना भी आपको कार्य कराया गया है, जितना भी आपको पाठ को पढ़ाया गया है, इसे आपको पुनः पढ़ना भी है और याद भी करना है। हर चीज़ के बच्चों मार्क्स हैं आपके, किसी भी चीज़ में आप लूजनेस नहीं रखेंगे।
आपका ये आज का गृह कार्य है। ठीक है क्लास? हाँ, तो क्लास आज हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के 2 रूप सीखे हैं, तत्सम रूप और तद्भव रूप। आपको मैंने एक गतिविधि के माध्यम से भी यह समझाने का प्रयास किया कि तत्सम रूप कौन से होते हैं और तद्भव रूप कौन से होते हैं। हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिकांशतः तद्भव रूपों का ही प्रयोग करते हैं। आपके लिए एक गतिविधि भी दी गई है जो मैंने अभी आपको बीच में बताई है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में स्रोत के आधार पर शब्दों को आप लिखेंगे और उन्हें रंग बिरंगा सजाएंगे भी, कलरफुल वर्क करेंगे। अभी आपको तत्सम तद्भव ही करवाए गए हैं, तो आप तत्सम और तद्भव शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि जो आपकी कॉपी है उसमें आप लिखेंगे और कलरफुल करेंगे ये वर्क आप। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों ये एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। आपको होमवर्क मिल चुका है, आपको एक्टिविटी भी मिल चुकी है और ये सारा काम आपको पूरा करना है। जिस दिन भी आपसे कहा जाएगा अपलोड करने के लिए, उस दिन आप इसे अपलोड करेंगे। ठीक है क्लास? हैव अ नाइस डे।